हेलो एवरीवन, आज मैं आपको SAP S/4HANA में समझाने वाली हूँ कि इसमें एंटरप्राइज स्ट्रक्चर क्या होता है, राइट। और एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में क्या क्या आप क्रिएट करते हो, क्यों क्रिएट करते हो और कब क्रिएट करते हो। तो पहले ये समझ लें, फिर आपको SAP में जब कॉन्फ़िगरेशन कंपनी बनाते हो ना, सिंपल वर्ड्स में बोलूँ कि कंपनी कैसे बनती है और कंपनी में वो लेजर बनाने हैं, आपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाने हैं, उसका एक फाइनेंशियल ईयर असाइन करना है, ये क्यों करते हैं, किस लेवल पे करते हैं, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आप अपना करियर एज ए फाइनेंशियल कंसल्टेंट स्टार्ट करते हो तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो पता होना चाहिए ना कि बैक पर जो जिस कंपनी में काम करेगा एंड यूज़र, वो बैक पर कॉन्फ़िगर कैसे होती है। तो जब भी आप SAP S/4HANA में लॉगिन करेंगे, अब लॉगिन कैसे करना है इसके लिए सेपरेट वीडियो मैंने दे रखी है, जहां पर मैंने बता रखा है हाउ टू इंस्टॉल SAP, राइट। और वहां पर आपको इसके सेटअप की फाइल भी मिल जाएगी। और बाकी जो भी आप यहाँ से भी SAP की सर्वर की डिटेल्स लेते हैं, वहाँ से आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मिला होगा, तो वो आपने एंटर करके यहाँ पर लॉगिन कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन करते हो ना, तो ये इंटरफेस पेज है। ये सम टाइम कैसा नज़र आता है आपको, ऐसा नज़र आता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ ना, सम टाइम ऐसा नज़र आता है, तो घबराना नहीं है। यहाँ पर कॉर्नर में दो बटन्स जो है ना, इनमें जब आप स्विच करते हो, जैसे ही आप इन दोनों में स्विच करोगे ना, तो ये इंटरफेस आपका चेंज होता है। बाकी इसका थीम कैसे चेंज करना है, राइट, और बहुत सारी शॉर्टकट टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो अलग वीडियो में मैंने बना रखे हैं, उनको उस वीडियो को आप देख सकते हैं। आज सिर्फ ये समझेंगे कि एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट आपने बैक में जो सब कंप्लीट कंपनी क्रिएट करनी है, राइट, तो उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं और हर स्टेप में आपको क्या बनाना होता है, क्या क्रिएट करना होता है और क्यों क्रिएट किया जाता है। तो ये होता है आपका एंड यूजर स्क्रीन। और अगर ये है ऊपर कमांड लाइन, जैसे ही आप इस पर SPRO लिखते हो ना, तो SPRO से आप एक कॉन्फ़िगरेशन पेज पर पहुंच जाते हो, यहाँ पर कंपनी को बनाया जाता है। तो जैसे ही मैं SPRO लिखूंगी तो इस पेज पे आ जाऊंगी। यहाँ पर आपने SAP रेफरेंस IMG में जाना है। इस पर क्लिक करते ही यहाँ से हम करेंगे अपनी कंपनी का कॉन्फ़िगरेशन, राइट। आपकी कंपनीज जो हैं, ठीक है, आप एक साथ बहुत सारी कंपनीज बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपका एक ग्रुप है, टाटा ग्रुप है, उसके अंडर बहुत सारी कंपनीज आती हैं जिनकी अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो यहाँ आके आप वो सारी की सारी कंपनीज को जो है वो क्रिएट कर सकते हो। तो पहले ये समझते हैं कि कंपनीज क्रिएट कैसे होती है। फिर उसके बाद जो है उसके कंपनी के अंदर जो भी हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, मीन्स हमने जर्नल लेजर्स बनाने हैं, हमने नंबर रेंज बनानी है, हमने फाइनेंशियल ईयर बनाना है, क्यों बनाना है, राइट, और उसका क्या पर्पज़ होता है वो समझाने वाली हूँ। तो चलिए पहले समझते हैं हम SAP में एंटरप्राइज स्ट्रक्चर को। अब हम समझेंगे कि SAP में एंटरप्राइज स्ट्रक्चर जो है वो कैसे क्रिएट होती है, उसके क्या क्या लेवल होते हैं। सबसे पहले जब भी आपने SAP में लॉगिन किया तो आपने ध्यान से देखा होगा कि यहाँ पर आप यूज़र नेम और पासवर्ड डालते हो ना, वहाँ पर ऊपर क्लाइंट लिखा होता है और आपका जो नंबर वहाँ पर क्लाइंट का नंबर होता है ना, वो 800 लिखा होता है। ये क्लाइंट क्या होता है? हायर लेवल सबसे पहले जो है आपको एक हायर लेवल एक क्लाइंट बनाया जाता है। यहाँ क्लाइंट में अंदर एंटर करके आप जो है वो या तो डेवलप करते हो प्रोग्राम SAP के अंदर, जहाँ आप उस प्रोग्राम्स को टेस्ट करते हो, जहाँ आप क्या करते हो वहाँ पर SAP के अंदर ट्रांजैक्शंस को पोस्ट करते हो और जो SAP में जो भी कंपनी आपने बनाई है उसको कॉन्फ़िगर करते होगे। अब 3 मेन क्लाइंट्स होते हैं। सबसे पहले आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करना, वो डेवलपमेंट क्लाइंट पे किया जाता है। मीन्स कुछ भी डेवलप करना। मान लीजिए कि आज आप अपने सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस करवाना चाहते हो, न्यू प्रोसेसेस इंट्रोड्यूस कंपनी में करवाना चाहते हो, तो उसके लिए नए प्रोग्राम्स लिखे जाएंगे। जहाँ आपकी जो है न्यू कंपनी बनी है, राइट, उसमें पहले कोई और सॉफ्टवेयर जो है वो चल रहा था, अब आपको वहाँ से डेटा माइग्रेट करके SAP में लाना है। तो वहाँ पर जो है आपका जो भी कह लो कि एक तरह से टेस्टिंग होगी, क्या माइग्रेशन प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही, वो सारा का सारा कहाँ पर किया जाएगा, वो सारे का सारा कहाँ किया जाएगा, डेवलपमेंट और टेस्टिंग क्लाइंट में। अगर कोई प्रोसेस डेवलप करते हैं तो डेवलपमेंट क्लाइंट, ये अल्टीमेटली सर्वर्स ही होते हैं, अलग अलग आपके सर्वर्स होते हैं, राइट।
तो ये डेवलपमेंट सर्वर हो गया, ये टेस्टिंग हो गया, ये प्रोडक्शन सर्वर क्या होता है, जो एक्चुअल में सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट किया जाता है कहाँ पर, कंपनी में, जहाँ पर एंड यूजर और आपका फंक्शनल कंसल्टेंट काम करता है। फंक्शनल कंसल्टेंट इस पर भी जो है वो टेस्ट करके देखता है प्रोसेसेस को, लेकिन एंड यूजर को इसी का एक्सेस दिया जाता है। तो आज अगर कंपनी में कुछ नए प्रोसेसेस इंट्रोड्यूस हुए हैं, मान लीजिए कि उन्होंने जो है, अब पहले वो सिर्फ ट्रेडिंग करते थे, अब मैन्युफैक्चरिंग भी करनी स्टार्ट कर दी है, तो उनको जो है न्यू मॉड्यूल जो है इंट्रोड्यूस करवाना, उसके अकॉर्डिंग प्रोसेसेस बनवाने हैं। तो यहाँ पर जो आपका टेक्निकल कंसल्टेंट होगा, जिसमें अब ऐप और वेसिस आ जाता है, वो यहाँ पर प्रोग्राम जो है डेवलप करेंगे, फिर इस पर जो है इस सर्वर पर टेस्ट किया जाता है, उसके बाद जो है वो डेटा जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ पर, आपके प्रोडक्शन मीन्स जहाँ पर एक्चुअल में वर्क होगा उस सॉफ्टवेयर पे। तो इसलिए 3 अलग अलग क्लाइंट्स होते हैं। तो आपने जो कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो किस क्लाइंट पे करनी है, प्रोडक्शन क्लाइंट पे करनी है। जो क्लाइंट्स होता है उसको जो आइडेंटिफाई किया जाता है वो 3 डिजिट न्यूमेरिक की से किया जाता है। अब ये क्लाइंट बनाता कौन है, आपका जो क्लाइंट बनाता है वो आपके SAP बेसिस कंसल्टेंट बनाता है, राइट। आप कंपनी को कॉन्फ़िगर करते हो, एंड यूज़र को बताते हो कि कैसे काम करना है, तो वो कौन होते हैं, फंक्शनल कंसल्टेंट। तो यहाँ पर हम फंक्शनल कंसल्टेंट का क्या क्या काम होता है, क्या रोल होता है, वो ही समझने वाले हैं। तो आपको क्लाइंट क्रिएट नहीं करना, वो कौन क्रिएट करके देता है, वो बेसिस कंसल्टेंट आपका जो है वो क्रिएट करता है। आप जो बिजनेस यूज़र है वो उनको बताता है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग क्लाइंट्स को क्रिएट किया जाता है। अब क्लाइंट के अंदर मीन्स क्लाइंट के अंदर आप बनाते हो अपनी कंपनी। अब SAP जैसे कि आपको पता है कि इट्स ERP सॉफ्टवेयर, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वहाँ पर जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो बड़ी बड़ी कंपनीज के जो कह लो कि अलग अलग कंट्रीज़ में जो है वो उनके जो है सेटअप्स होंगे, उनकी सब्सिडरीज वगैरह होंगी। जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी है, राइट, वो जो है वो UK में भी ऑपरेट करती है, वो US में भी करती है, वो चाइना में भी करती है, वो इंडिया में भी करती है, लेकिन सॉफ्टवेयर एक ही होगा। अब एक सॉफ्टवेयर में ही सारे कंपनीज को जो है वो क्रिएट किया जाएगा। जो भी कंपनीज आप क्रिएट करते हो ना, राइट, लेकिन वो कनेक्टेड है क्योंकि वो एक ही ग्रुप के अंडर आती है। जैसे टाटा है, टाटा की बहुत सारी सब्सिडरीज हैं, राइट, लेकिन एक ही ग्रुप के अंडर आती है। एक ग्रुप में जितनी भी कंपनीज आएंगी वो इस क्लाइंट के अंदर, जब भी आपका क्लाइंट जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा उसके अंदर वो सारी कंपनीज आपने क्रिएट करनी है। मान लीजिए आपकी जो US में है, UK में है और चाइना में है, ऐसा नहीं है कि बाहर कंट्रीज में वो तब भी क्रिएट करना है। देखो कंपनी कौन सी आप क्लाइंट के अंडर बनाओगे, जिसकी अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होगी। अब वो तो आपको पता ना सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होती है, उसको जो है यहाँ पर क्रिएट करना है आपने। मान लीजिए आप इंडिया में ऑपरेट करते हो और इंडिया में आपने 3 कंपनीज जो है अलग अलग रजिस्टर करवा रखी हैं, नॉट ब्रांचेस, मतलब उसकी अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होनी चाहिए। तो जितनी भी कंपनीज होंगी आपकी, उनके सभी के अलग अलग कंपनी कोड बनेंगे, आप सभी का अलग अलग कोड बनाओगे। अब पहला स्टेप होता है कंपनी में SAP में, वो कंपनी क्रिएट करना होता है। तो कंपनी क्रिएट करने को ही हम बोलते हैं कि कंपनी कोड बनाना। मतलब कंपनी क्रिएट, आप नाम तो देते हो, SAP में हर चीज़ के लिए कोडिंग होगी, एक कोड असाइन किया जाता है जिसके थ्रू हम जानते हैं कि ओके ये इसका कोड है, ये इसका कोड है। मान लीजिए कि आपकी कंपनी जो है वो 3 कंट्रीज में जो है वो आप रन करते हो, 3 डिफरेंट कंपनीज हैं। एक है US में, तो आपने वो जो US वाली कंपनी का कोड बनाना है ना, वो 4 अल्फा न्यूमेरिक नंबर आपने वहाँ पर देना है, ठीक है। यही इसका सिस्टम होता है। मान लीजिए कि कोई जो भी आपने कंपनी देनी है, आपकी कंपनी का जो भी नाम होगा उससे स्टार्ट कर लो, ठीक है। PUS, देखो इससे आप कैसा भी दे सकते हो, ये आपको यूज़र बताता है कि आपको कोड कैसा देना है, वो उसकी चॉइस हो सकती है। अब अभी तो आपने खुद सीखना है, तो कोई भी आप 4 अल्फा न्यूमेरिक की ले सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने जैसे US है, उसका जो कोड दे दिया कंपनी का, हाँ कंपनी नेम पूछेगा कि कंपनी नेम क्या है, हम कंपनी नेम बता देंगे कि हमारी कंपनी का नेम है टाटा, कोई भी पावर दे देंगे या रिलायंस दे देंगे, जो भी है, जो भी नेम है, राइट, और वो कहाँ सिचुएटेड है उसके अकॉर्डिंग उसका एक कोड बना देंगे PUS1। ऐसे ही अगर मेरी एक UK में कंपनी सिचुएटेड है, ठीक है, तो मैं उसको PUK1 बना दूंगी। अब ये क्या होते हैं,
एसएपी में क्या होता है ना, कुछ टेम्पलेट बने होते हैं। देखो अगर आपकी कंपनी, थोड़ा सा ध्यान से सुनो, अगर आपकी कंपनी यूके में सिचुएटेड होगी तो उस कंपनी कोड के कुछ ऐसे कह लो कि फीचर्स होंगे कि उसका जो करेंसी होगा वो तो ऑब्वियसली क्या होगा, ब्रिटिश पाउंड ही होगा, तो अपने आप ये करेंसी को असाइन कर दे, राइट। और जो लोकेशंस वगैरह होगी वो यूके होगी, राइट। तो कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं, और जो भी उसका फिजिकल ईयर वगैरह होगा, फिजिकल ईयर जो भी होगा उसका, तो यूके में क्या चलता है, यूके में अगर कैलेंडर ईयर चलता है तो अपने आप उसको कैलेंडर ईयर जो है असाइन कर देगा। मतलब उस कह लो कि कंट्री के अकॉर्डिंग वो अपने आप बहुत सारी चीज़ें असाइन कर देता है उस कंपनी को। ये खुद भी आप क्रिएट कर सकते हो, जहाँ जो टेम्पलेट बने होते हैं ऑलरेडी एसएपी में, उस टेम्पलेट से आप सब कुछ इनको असाइन करवा सकते हो। तो यहाँ पर टेम्पलेट जो एसएपी में S/4HANA में बना होता है, अगर आपकी कंपनी यूके में सिचुएटेड है तो GB01। और टेम्पलेट में क्या होता है, टेम्पलेट में होता है जैसे आपकी कंपनी में क्या होगा, फिक्स्ड एसेट्स हो गए, करंट एसेट्स होंगे। अब करंट एसेट्स में क्या क्या हो सकते हैं, आपके जो भी अकाउंट्स रिसीवेबल्स हो सकते हैं, ठीक है। जो भी जितने भी चार्ट ऑफ अकाउंट्स ना अपने आप आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप असाइन हो जाते हैं। तो क्रिएट कैसे करने वो भी सीखना है, असाइन कैसे करने वो भी हमने सीखना है। तो ये एक टेम्पलेट होता है जो पूरा आपका एंटरप्राइज स्ट्रक्चर बना देता है। देखो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में अल्टीमेटली थोड़ा सा मैं अगर बताऊं, अगर कोई कंपनी है, मेरी बात सुनो, अगर कोई कंपनी है, अब इस कंपनी में आपने ट्रांजैक्शन मीन्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है। अगर आपने कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीखा हुआ है तो सबसे पहले तो कंपनी बनाते हो ना, कि कंपनी का नाम देते हो, तो जैसे कंपनी बनाते हो उसी को हम एसएपी में कंपनी कोड कहते हैं। बस इतना सीखो, ठीक है। उसके बाद आप किसी भी सॉफ्टवेयर में ईयर बताते हो ना कि ईयर ये जो है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए काम करेंगे, ठीक है। तो जो एसएपी में ना ये थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पर हम उसको फिजिकल ईयर वेरिएंट बोलते हैं, और एसएपी में थोड़ा सा और डिफरेंट है। हम ये भी बोलेंगे कि हमारा जो फिजिकल ईयर है ना वो कैलेंडर होगा कि नॉन कैलेंडर। नॉन कैलेंडर जैसे इंडिया में नॉन कैलेंडर चलता है, जहाँ 1 जनवरी से 31 दिसंबर जो है ईयर नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च है, मीन्स नॉन कैलेंडर होगा। क्योंकि अब एसएपी में तो हर कंट्री की कंपनीज को एक ही जगह पर आपने प्लेस करना है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग फिजिकल ईयर वेरिएंट्स बनाने पड़ते हैं। तो जैसे आप दूसरे सॉफ्टवेयर में ईयर बताते हो, यहाँ पर फिजिकल ईयर वेरिएंट बताओगे, राइट। फिर आप क्या बताओगे, फिर आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स। चार्ट ऑफ अकाउंट्स आपको पता क्या होता है? चार्ट ऑफ अकाउंट्स आप प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट देखा है ना, उसमें जो भी अकाउंट्स दिखते हैं वो फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट्स, राइट, और इधर आपके शेयर कैपिटल और आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़, और फिर P&L में क्या दिखता है, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, ये सारे चार्ट ऑफ अकाउंट्स होते हैं। तो एसएपी में आप खुद क्रिएट कर सकते हो, या कोई टेम्पलेट बना होगा वहाँ से कॉपी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। तो आपको चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट्स अब ना एसएपी में एक और बात होती है, और सॉफ्टवेयर्स में नहीं होते। यहाँ जैसे ही आपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाए ना, चार्ट ऑफ अकाउंट्स समझे ना, जो भी आपके कह लो कि जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनके फेस पर जो अकाउंट्स आपको जनरल लेजर दिख रहे होते हैं वो चार्ट ऑफ अकाउंट्स होता है। अब आपको जो भी अकाउंट्स बनाया, मान लीजिए फिक्स्ड एसेट्स बनाया या करंट एसेट्स आप बनाते हो, इसको ना नंबर रेंज यहाँ पर देनी पड़ती है। नंबर रेंज जैसे ही आप फिक्स्ड एसेट कोई भी क्रिएट किया, मान लीजिए कि मैंने एक व्हीकल्स क्रिएट किया, उसको वो ना नंबर असाइन कर देगा कि इस नंबर, ये नंबर जो है, ये नंबर जहाँ से स्टार्ट होगा ना, मान लीजिए मैंने फिक्स्ड एसेट्स को नंबर रेंज देनी पड़ेगी कि 1000 से लेके 2000। अगर आपको कहीं पर भी किसी भी जनरल लेजर का नंबर ऐसे दिखता है 10, 11, तो आप समझ जाओगे ये सारे मेरे फिक्स्ड एसेट है। मीन्स इस रेंज, मतलब एक कोड देते हैं, सबको कोड देते हैं। जबकि दूसरे जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सिंपल वाले होते हैं, जो ERP जो इतने बड़े लेवल पर हैं, उनको कोड नहीं दिए जाते। यहाँ पर हर चीज़ के लिए आपको एक नंबर देना पड़ेगा, और हर लेवल पर ये नंबर रेंज आपको असाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप देखो कैसे नंबर रेंज का मतलब सोचो कि क्या होता है कि चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाएं। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, चार्ट ऑफ अकाउंट्स आपको इसमें बनाना पड़ेगा। चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्या होता है कि आपने फिक्स्ड एसेट्स बनाए और आप उसको एक रेंज दोगे 1000 to 2000। जैसे ही इसके अंदर आप जितने भी फिक्स्ड एसेट्स क्रिएट करोगे, मान लो आपने मशीनरी क्रिएट की, ये अपने आप इसको 1000 असाइन कर देगा। फिर आपने यहाँ पर जो है वो व्हीकल्स एक फिक्स्ड एसेट्स क्रिएट किया, तो वो उसको असाइन कर देगा 1001। फिर आपने बिल्डिंग क्रिएट की, ये 1002।
ऐसे इस रेंज में ना, इस रेंज में सारे जितने भी आप फिक्स्ड एसेट्स बनाते जाओगे, क्रिएट करते जाओगे, वो ये रेंज देता जाएगा कि ये है, ये है, ये है। ऐसे ही आपको देना पड़ेगा कि अगर आप करंट एसेट्स बनाते हो तो आपको वहाँ देना पड़ेगा कि इनको कौन सी रेंज असाइन करें। मान लो आपने इसमें दे दी कि 2001 से 3000 के बीच में जो भी हम बनाएं उनको ये वाली रेंज जो है वो प्रोवाइड करें, तो दिस इज़ कॉल्ड नंबर रेंज। अब ये जो है ना, ये आ गया आपका मशीनरी। आपका मशीनरी का नंबर रेंज क्या है? 1000। अब आप मशीनरी बाय भी तो करोगे, ठीक है, बाय करोगे। अब बाय करने के लिए आप जब जैसे ही बाय करने के लिए इसकी ट्रांजैक्शन एंट्री करोगे, ट्रांजैक्शन एंट्री करोगे, ठीक है, इस एंट्री का भी एक नंबर रेंज होगा, इस एंट्री का भी एक नंबर रेंज होगा, ठीक है। जब अगर ऐसे जो एसएपी है ना, इसमें अगर आपने कुछ क्रिएट किया, अगर आप उसको किसी भी ट्रांजैक्शन को क्रिएट करते हो, आपने बाय किया, कोई ट्रांजैक्शन एंट्री आपने की, आप डायरेक्टली डिलीट नहीं कर सकते, आपको रिवर्स करना पड़ता है। रिवर्स करने के लिए भी एक नंबर रेंज होता है। तो आपको जहाँ पर ट्रांजैक्शंस करने के लिए भी एक नंबर रेंज देनी पड़ेगी कि जितनी भी आपकी जो फिक्स्ड एसेट्स की ट्रांजैक्शंस होती हैं वो आए 4000 से 5000 नंबर रेंज। बस ये ध्यान देना, इसी में बच्चा कंफ्यूज होता है कि इतनी सारी नंबर रेंजेस क्यों। ध्यान दो, सबसे पहले कंपनी तो हर सॉफ्टवेयर में क्रिएट होती है, कंपनी क्रिएट करोगे, ठीक है, कंपनी क्रिएट करोगे, उसको फिजिकल ईयर दोगे कि इस ईयर में हमने पोस्टिंग करनी है, ऑब्वियसली दोगे, ठीक है। थर्ड क्या दोगे कि कौन कौन से आपके चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैं, मीन्स फिक्स्ड एसेट्स होंगे, करंट एसेट्स होंगे। अब और जो सॉफ्टवेयर हैं उनमें ऑलरेडी बना होता है, यहाँ आप बनाओगे, जहाँ आप टेम्पलेट से कॉपी भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब फिर उनको क्या दोगे? नंबर रेंज, कि कुछ भी क्रिएट करते हो उसका एक नंबर जो है असाइन हो जाए, हर एक का कोड होगा। अब जैसे ही उनकी ट्रांजैक्शन से एंट्री करोगे उसकी भी नंबर रेंज होगी, जैसे इसको रिवर्स करोगे उसकी भी नंबर रेंज, ये सब कुछ हमें क्रिएट करना पड़ता है। तो अल्टीमेटली आज हम सिर्फ यही समझेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम जब एसएपी में काम करना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आपको एक कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी। कंपनी क्रिएट करनी है, कंपनी क्रिएट करने का मतलब है एक कंपनी कोड बनाना है। कंपनी क्रिएट कर ली, कंपनी क्रिएट करने के लिए ट्रांजैक्शन कोड ये वाला होता है। अब कोड क्या होता है, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था एसएपी का, जैसे मैंने SPRO लिखा था कमांड लाइन में, तो शॉर्टकट मेथड है कि आप जैसे ही आप OX02 लिखोगे ना, वो आपसे पूछेगा क्रिएट कंपनी कोड, तो आप डायरेक्टली उस वाले स्क्रीन पर पहुंच जाते हो। तो ये होता है कि शॉर्टकट, ये ट्रांजैक्शंस कोड होते हैं, ठीक है। आप जो मोस्ट ऑफ कोड्स हैं आप कह लो कि आपको याद हो जाते हैं जब आप रेगुलर काम करते हो एसएपी पर। तो सबसे पहले आपने क्या किया, आपने एक क्या बनाना है, कंपनी का कोड बनाना है। मान लीजिए ये मेरी कंपनी है, मैंने कंपनी कोड बना लिया। अब कंपनी कोड बनाने के बाद मान लो यूके का कंपनी कोड बना लिया। अब मैं चाहती हूँ कि जो भी इस कंपनी के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए ये 2 प्रोडक्ट बनाता है, एक बनाता है आपका कह लो पेन बनाता है, दूसरा नोटबुक बनाता है। अब मैं चाहती हूँ कि जो पेन है, नोटबुक है, उन दोनों की अलग अलग सेल्स दिखे, मतलब पेन से मुझे प्रॉफिटेबिलिटी कितनी हो रही है, नोटबुक से हमें प्रॉफिटेबिलिटी कितनी हो रही है। तो उसके लिए आपको क्या क्रिएट करना पड़ता है, बिजनेस एरिया। सबसे पहले क्या क्रिएट करोगे, कंपनी, फिर उसके बाद क्या क्रिएट करोगे, बिजनेस एरिया। अब समझो बिजनेस एरिया क्या होता है, इसको क्रिएट तो कर लोगे, वो तो 2 मिनट का काम है। आपको समझ क्या नहीं आता कि ये क्रिएट क्यों करते हैं, वो पहले समझा रही हूँ, फिर मैं आपको एसएपी में जो एक्चुअल में ये कंपनी क्रिएट करना बताऊंगी, बिजनेस एरिया क्रिएट करना बताऊंगी और फिस्कल ईयर क्रिएट करना बताऊंगी, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में। आज सिर्फ समझते हैं ये करते क्यों हैं। सबसे पहले कंपनी बनाओगे, ठीक है, फिर उसमें बिजनेस एरिया, ये आपकी मर्जी है क्रिएट करना है कि नहीं, और मैनेजमेंट आपको बताएगी कि आपको कितने बिजनेस एरिया क्रिएट करने हैं। एग्जाम्पल देती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपके इंडिया में 3-4 कंपनीज हैं, राइट। अब आप चाहते हो कि मेरी सारी कंपनी, आपको कह लो कि इन कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ये तो पता चल जाएगा कि कितनी प्रॉफिटेबिलिटी कौन सी कंपनी की हो रही है, बट आपने पता कैसी रिपोर्टिंग चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी सारी कंपनी मिलके जो है वो आपके उत्तर प्रदेश में कितनी सेल करती हैं, मतलब आपको एक पर्टिकुलर एरिया की सेल है, वो कोई कंपनी कर रही है वो नहीं, आपको सिर्फ ये चाहिए कि एक पर्टिकुलर एरिया में हमारी पूरी कंपनी की, क्योंकि कंपनी का एक ग्रुप है, मान लीजिए कि टाटा कंपनी है, वो ग्रुप है, ठीक है, उसके बहुत सारी सब्सिडरीज हैं, बहुत सारी सब्सिडी हैं, उनके अलग अलग प्रोडक्ट हैं, अलग अलग सर्विसेज हैं। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि हमारे जो उत्तर प्रदेश या राजस्थान है, इससे इस कंपनी को कितना रेवेन्यू आता है, कौन सी स्टेट से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है।
अगर आप ऐसा जानना चाहते हो ना, मीन्स एक स्पेसिफिक कंपनी कोड से नहीं जानना चाहते, आप कुछ ऐसा जानना चाहते हो कि पूरी कंपनी, जितनी भी हमारी कंपनीज है, मिलके इस स्टेट से कितना रेवेन्यू जनरेट करती हैं, तो उसके लिए आपको क्या बनाना होता है, बिजनेस एरिया। आप ये भी कर सकते हो कि एक प्रोडक्ट से हमें कितना बिजनेस जो है वो जनरेट होता है, उसके लिए फिर प्रोडक्ट आपका बिजनेस एरिया हो जाएगा। अगर आप लोकेशन की वाइज देखना चाहते हो तो बिजनेस एरिया आपका वो लोकेशन हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि सारी कंपनीज, ध्यान से सुनो, सारी कंपनीज इस पर्टिकुलर स्टेट से कितना रेवेन्यू जनरेट करती हैं, तो आप सिर्फ बिजनेस एरिया बनाओगे, उसको किसी कंपनी को असाइन नहीं करोगे। असाइनमेंट क्या होती है, किसी से लिंक करना कि उसी के लिए ही ये यूज हो। असाइन नहीं करोगे, क्योंकि हर कंपनी, सुनो, हर कंपनी जो है मिलके उस एरिया से कितना रेवेन्यू जनरेट करती हैं, उससे मुझे रिपोर्ट जो है वो जनरेट करनी है। अगर आप असाइन कर दोगे ना, फिर उस पर्टिकुलर कंपनी की ही रिपोर्ट जनरेट होगी। तो अगर सारी कंपनीज मिलके कितना बिजनेस करती हैं उस एरिया में वो करना है, तो आपको सिर्फ बिजनेस एरिया एसएपी में बनाना होगा, किसी को असाइन नहीं करना है। असाइन मतलब लिंक करना, वो सीखेंगे। पहले कंपनी क्रिएट कर ली, कंपनी कोड बना दिया, कंपनी का नाम लिख दोगे, एड्रेस लिख दोगे, कहाँ लोकेशन है, उसकी करेंसी क्या है, वो सब कुछ आपने दे दिया, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपको कोई रिपोर्ट जनरेट करनी है एरिया वाइज या प्रोडक्ट वाइज, वो आप क्रिएट कर देना। फिर आप जो थर्ड थिंग है वो क्रिएट करते हो फिस्कल ईयर वेरिएंट। अब वेरिएंट क्या होता है, आपके एसएपी में ये वर्ड बहुत यूज़ होगा। वेरिएंट का मतलब होता है कि आप किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ को जो है किसी एक या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को असाइन करना चाहते हो, ठीक है। फिस्कल ईयर वेरिएंट, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें वेरिएंट जो है एसएपी में जो वेरिएंट्स हम करने वाले हैं, एक करेंगे फिस्कल ईयर वेरिएंट, एक करेंगे पोस्टिंग ईयर वेरिएंट, एक चार्ट ऑफ अकाउंट्स और एक फील्ड स्टेटस वेरिएंट, एक स्क्रीन वेरिएंट। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनो, जैसे मैंने अभी चार्ट ऑफ अकाउंट्स आपको बताया, इसका ना एक वेरिएंट बनता है। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आपने सारे चार्ट ऑफ अकाउंट्स दे दिए, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, ये वो, एक वेरिएंट बना दिया। मतलब उस वेरिएंट में ना ये सारी प्रॉपर्टी जो है वो स्टोर होगी कि जैसे उस वेरिएंट को कॉल करेगा ना, तो आपकी कंपनी में वैसा ही चार्ट ऑफ अकाउंट्स बन जाएगा, ठीक है। मीन्स आप किसी में जो है किसी एक ऑब्जेक्ट में वो सारी प्रॉपर्टीज जो है वो असाइन करते हो। अब वो वाला वेरिएंट जो है वो किसी कंपनी के साथ भी आप लगा सकते हो। आप समझो मेरी बात कि आपने एक चार्ट ऑफ अकाउंट्स बना दिया, ठीक है। मान लीजिए आपने एक चार्ट ऑफ अकाउंट बनाया जिसमें फिक्स्ड एसेट बनाए, करंट एसेट बनाए, करंट लायबिलिटी बनाई, आपने लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ बनाई, शेयर कैपिटल बनाया, उनको नंबर रेंज भी असाइन की। अब आपकी दो कंपनीज हैं, दोनों में चार्ट ऑफ अकाउंट्स तो ये सेम ही आएगा, ठीक है। तो आप जो ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स बना रहे हो ना, इसको किसी वेरिएंट में सेव करोगे। मान लीजिए आपने CA1 में कर लिया। अब ये CA1 जो है आप अपनी फर्स्ट कंपनी के साथ भी असाइन कर सकते हो, सेकंड कंपनी के साथ भी असाइन कर सकते हो। मतलब ये चीज़ आपने कहीं स्टोर करके रखनी है, वो किसके थ्रू होगी, आपके वेरिएंट के थ्रू। तो यहाँ पर वेरिएंट बनते हैं एसएपी में। तो आइए फिस्कल ईयर वेरिएंट, तो असाइन पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़, ठीक है, वन और मोर ऑब्जेक्ट्स को अगर आपने असाइन करनी है तो उसके लिए वेरिएंट क्रिएट करते हैं। आपके यहाँ पर जो एसएपी में है एज अ फंक्शन कंसल्टेंट, आप फिस्कल ईयर वेरिएंट बनाओगे, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट बनाओगे, चार्ट ऑफ अकाउंट, फील्ड स्टेटस और स्क्रीन वेरिएंट, ये अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं, वो आगे जाके पता चलेगा। आज सिर्फ मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि आपने कंपनी क्रिएट करने के बाद बनाना है अपना फिस्कल ईयर वेरिएंट। फिस्कल ईयर वेरिएंट हर कंपनी का अलग अलग हो सकता है। फिस्कल ईयर वेरिएंट बनाने के लिए जो आपका ट्रांजैक्शन कोड होता है दैट इज़ द OB29, राइट। आपने यहाँ पर जो है जो फिस्कल ईयर वेरिएंट है वो कंटेन करता है कि आपके जो फाइनेंशियल ईयर होगा वो कब से स्टार्ट होगा। मीन्स वो 1 जनवरी से होगा, जब 1 अप्रैल से होगा, जब 1 जून से होगा, वो आप सब कुछ यहाँ पर देते हो। किसमें? आपने फिस्कल ईयर वेरिएंट। और फिस्कल ईयर वेरिएंट जो है उसके आप 2 डिजिट्स में इसको बनाते हो। आपका अल्फान्यूमेरिक हो सकता है, आपका फिस्कल ईयर वेरिएंट F1 हो सकता है, F2 हो सकता है, Z1 हो सकता है, Z2, आप कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। तो आपने जैसे ही वो फिस्कल ईयर वेरिएंट बनाओगे ना, उसमें आप बताओगे कि आपका कंपनी जो है उसमें कैलेंडर ईयर होता है या नॉन कैलेंडर ईयर, ठीक है। फिर आप इसी वेरिएंट में बताओगे कि अगर नॉन कैलेंडर ईयर है तो किस डेट से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से होता है, 1 जून से होता है, जहाँ आपका जो है 1 सितंबर से होता है, तो वो इसी में ही देना है।
तो एक बनाना पड़ेगा आपको फिस्कल ईयर वेरिएंट, जो ये बताएगा कि आपकी कंपनी का फिस्कल ईयर जो है वो कहाँ से, ईयर नहीं, ईयर का मतलब ये नहीं है 2024 2025, नो, फिस्कल ईयर वेरिएंट का मतलब कि कोई भी ईयर होगा, क्योंकि इस कंपनी में तो बहुत सारे आपके जो है ट्रांजेक्शन डलेंगी अलग अलग फाइनेंशियल ईयर्स की। आप इस वेरिएंट में सिर्फ ये बताते हो कि वो ईयर स्टार्ट कहाँ से होगा, ठीक है। तो जैसे ही आप ये फिस्कल ईयर वेरिएंट में बता दोगे कि हमारा जो ईयर है वो 1 अप्रैल से जो है स्टार्ट होता है, और आपने इस फिस्कल ईयर वेरिएंट, मान लीजिए आपने बनाया F1, ठीक है, और उसमें आपने क्या बताया, उसमें आपने बताया कि हमारा जो ईयर है वो नॉन कैलेंडर है, वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। अब कैसे बताना है वो तो क्लास में सीखेंगे ना, सिर्फ इसमें ये बताना है कि कहाँ से स्टार्ट होगा। फिर आप इस फिस्कल ईयर वेरिएंट को अपनी कंपनी को असाइन कर दोगे, जो भी आपने कंपनी बनाई होगी। जैसे ही असाइन करोगे ना तो कंपनी को पता चल जाएगा, ओके मेरा जो ईयर है ना वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसलिए बनाना पड़ता है, क्योंकि आपकी बहुत सारी कंपनीज है, किसी का ईयर 1 जनवरी से स्टार्ट होता होगा, किसी का 1 अप्रैल से स्टार्ट होता होगा, किसी का 1 सितंबर से स्टार्ट होता होगा। तो जितनी कंपनीज के आपके ईयर अलग अलग स्टार्ट होते हैं उतने आपको फिस्कल ईयर वेरिएंट बनाने पड़ेंगे। तो अगर हमारी 3 कंपनीज है, मान लीजिए तीनों का अलग अलग जो है वो स्टार्ट होता है ईयर, तो आपको 3 वेरिएंट्स बनाने पड़ेंगे और उसको अपनी कंपनीज को असाइन करना पड़ेगा। फिर आपने जब फिस्कल ईयर वेरिएंट, अच्छा फिस्कल ईयर वेरिएंट में सिर्फ आप ये बताओगे कि 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है जब 1 जनवरी से। अब जैसे ही आपने कंपनी को असाइन कर दिया, मेरी बात सुनो, इसको कंपनी को असाइन कर दिया, आप ट्रांजैक्शन करनी स्टार्ट नहीं कर सकते। एसएपी में एक और चीज़ करनी पड़ती है, आपको जो भी ईयर होगा, अब आप उनको बताओगे कि मान लीजिए कि आपका ईयर है 2026 टू 2027, फिर आपको ये बताना पड़ेगा, वो जैसे ही आप उसको बताओगे ना मेरा फिस्कल ईयर है 2026, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा, वो 1 अप्रैल मान लेगा, मैं 1 अप्रैल से एंट्री करूँगा। फिर आपको कंपनी को बताना पड़ेगा कि 1 अप्रैल से आप पोस्टिंग, कोई भी एंड यूज़र करता है ना वो 1 अप्रैल से एंट्री कर सकता है। मीन्स आपको वो पोस्टिंग पीरियड ओपन करने पड़ेंगे, ऑटोमेटिकली नहीं होते एसएपी में, बाकी सॉफ्टवेयर में तो हो जाते हैं, पर एसएपी में वो पोस्टिंग पीरियड जो है 1 अप्रैल से आपको ओपन करना पड़ेगा। तो आपको फिर नेक्स्ट काम कौन सा करना पड़ता है, आपको अपने पोस्टिंग पीरियड्स को ओपन, पोस्टिंग पीरियड जहाँ से एंट्री पास करनी है, किस डेट से पास करनी है, तो फर्स्ट हो सकता है कि आपका ईयर तो 1 अप्रैल है, ठीक है। मेरी बात सुनो, ये क्यों ज़रूरी है एसएपी में, ये वाली बात क्यों ज़रूरी है। मान लीजिए आपका जो फिस्कल ईयर है वो 1 अप्रैल ही है, ठीक है, लेकिन आपकी कंपनी 1 सितंबर से स्टार्ट हुई है, तो कोई भी यूज़र गलती से 1 अप्रैल में एंट्री ना कर दे तो आपको एक क्लोज एंड ओपन पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट बनाना पड़ेगा कि पोस्टिंग कितनी हो सकती है। फिस्कल ईयर तो बता दिया कि 1 अप्रैल से, पोस्टिंग का मतलब कि पोस्टिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, तो फिर आप इसमें बताओगे इस पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट में कि आप चाहे 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, लेकिन पोस्टिंग जो होगी उस कंपनी की वो स्टार्ट होगी हमारी 1 सितंबर से। तो उसके लिए आपको वो पीरियड जो है ओपन क्लोज जो है यहाँ पर आके करने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट देखो, आज इतना ही बताऊंगी और इसी को ही प्रैक्टिकली अब नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी। सबसे पहले क्या बताना है मुझे आपको कि कंपनी कैसे क्रिएट होती है, मतलब कंपनी कोड, फिर उसमें फिस्कल ईयर आप कैसे जो है वो क्रिएट करते हो, क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर हमारा जो कंपनी है जिस भी कंट्री में सिचुएटेड है उनका कैलेंडर या नॉन कैलेंडर ईयर हो सकता है। थर्ड हमें क्या करना पड़ता है, थर्ड हमें कंपनी को ये बताना पड़ता है कि जो एंड यूज़र है वो ट्रांजैक्शन जो पोस्ट करेगा वो किस पीरियड की ट्रांजैक्शन, कहीं गलती से किसी और पीरियड की पोस्ट ना कर दे, तो हमें जो है वहाँ पर इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है कि किस पीरियड की पोस्टिंग जो है वो पॉसिबल है, जहाँ उसके लिए अवेलेबल है, जहाँ किस डेट की या किस पीरियड की पोस्टिंग वो नहीं कर सकता। तो इन 3 चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे। तो चलिए, आई होप आपको थोड़ा सा एंटरप्राइज स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। आप एक बार और देखिए, और जब हम कल प्रैक्टिकल या नेक्स्ट वीडियो में जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी अच्छी हो जाएगी। ओके, बाय स्टूडेंट्स।